मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये गत वर्ष 2-3 वर्षों के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के कुछ छोटे क्वेश्चन हैं, उनको मैंने एक जगह इकट्ठा किया है और इसके अंदर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आने वाली अपने पास इसके अंदर 2023 की वार्षिक परीक्षा है, उसके लिए इसके अंदर आप लोगों के अंदर एक की वीडियो मैंने तैयार की है। तो मैं अपने शिक्षक साथियों से भी और प्यारे बच्चों से भी इसके अंदर का होगा ये सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि वो अपने पास इसके अंदर के अपने साथियों और अपने स्टूडेंट्स के बीच के अंदर का निश्चित तौर के ऊपर का शेयर करेंगे, ताकि इसके अंदर आने वाली परीक्षा के लिए उनके अंदर का निश्चित तौर के उनके लिए उपयोगी होंगे। तो देखिए, ये लास्ट ईयर का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है उसके अंदर कुछ बड़े क्वेश्चन है, उसके अंदर के थोड़े से इसके अंदर का काफ़ी लीक से हटके, जैसे पुराने जो पैटर्न है उससे थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो उन क्वेश्चनों को भी मैं अच्छी तरह से इसके अंदर के समझाने का प्रयास करूँगा। ये 2-3 क्लासें बना के इसके अंदर 2 दिनों के अंदर का आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर दूँगा। तो निम्न में से कौन सी एक प्रीमेय संख्या है, कौन सी इसके अंदर एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, कौन सी प्रीमेय संख्या ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। तो अपने को देखो 0.01 या 10 और देखिए डेसिमल के बाद में दशमलव के बाद की जो संख्या होती है ये इस टाइप से अगर डैश 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 आता है, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये क्या होता है, ये अशांत दशमलव की स्थिति को व्यक्त करता है। परंतु अगर इसके अंदर अंक है उसके अंदर जो डिजिट होते हैं अगर ये रिपीट होते हैं बार बार, अगर ये रिपीट होते हैं, जैसे इसके अंदर 1 0 फिर 1 के बाद में 2 0 1 के बाद में 3 0, अगर इस तरह की स्थिति आती है तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अशांत दशमलव और इसके अंदर क्या है, ये इसकी पुनरावृत्ति रिपीटेशन नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की स्थिति को व्यक्त करेगी। तो ये इसके अंदर क्या होगी, अपने पास इसके अंदर की जो स्थिति आएगी वो अनावर्ती भी है, इसकी रिपीटेशन ही हो रही है, और साथ ही अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर का डैश डैश ऐसा आने का मतलब शेष वाला रिमाइंडर जो होगा वो 0 नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो अप्रीमेय संख्या को व्यक्त करती है। और अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये डैश 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 नहीं आता है, अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर चाहे संख्या किसी भी टाइप की है और लास्ट के अंदर ये डैश 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 अगर अपने को इसके अंदर का नहीं दिया जाता है, तो ये एक प्रीमेय संख्या को या रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। अब इसी टाइप से देखिएगा इसके अंदर क्या वो ये जैसे पाई दिया गया है, तो पाई अपने पास इसके अंदर का एक अप्रीमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। ये अपने को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगर 22/7 दे दिया है तो 22/7 अपने पास इसके अंदर एक प्रीमेय संख्या रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, √20/√5 दे दिया है, तो √20/√5 दिया है, तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये भी रूट है ये भी रूट है, तो इसका पूरी टर्म क्या होगी, रूट में आ जाएगी। और इसके अंदर क्या कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, √4 आ जाएगा, और √4 अपने पास इसके अंदर क्या 5 से इसे काटेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, दोनों रूट में, तो इसका मतलब 20/5 ये 4 हो गया, 4 का रूट इसके अंदर कितना होता है, 2 होता है, और 2 अपने पास इसके अंदर क्या होता है, प्रीमियम संख्या को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का इसका जो आंसर आएगा उसके अंदर का सी होगा। अब जिस टाइप से 50 आ गया तो 50 क्या होगा, 25 गुणा इसके अंदर क्या होगा, 2 होगा। 25 का वर्गमूल अपने ज्ञात कर सकते हैं, 2 का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, और जिस संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट ज्ञात करना संभव नहीं होता है वो अप्रीमेय संख्या या रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो पहला क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आंसर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, सी होगा। इस टाइप का ये क्वेश्चन है उसके अंदर का ये 100% इसके अंदर पूछा जाता है। तो अलग अलग पेपर है उनके अंदर के अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में इसके अंदर का शेयर करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये बहुपद पॉलिनोमियल दिया है 2 - x + 5x², इसकी घात पूछी है, इसकी डिग्री पूछी गई है। कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी बहुपद है, उसकी घात पूछी जाती है। तो घात क्या होती है अपने पास इसके अंदर क्या, कोई भी अपने पास का बहुपद या पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें x जो ज्ञात राशि होती है उसकी सबसे बड़ी जो पावर होती है, इसकी सबसे बड़ी घात होती है, वो इसकी डिग्री या घात को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात है अपने पास इसके अंदर का 2 है, तो इसलिए इसके अंदर का इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास में 2 आएगा। ये सी ऑप्शन अपने पास आपका सी होगा। -4 और 3, -4 और 3 ये इसके अंदर क्या किस चतुर्थांश में स्थित है, किस क्वाड्रेंट में स्थित है, ये 9th का क्वेश्चन है। वैसे इसके अंदर का ग्राफ के अंदर का अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये बार बार 10th के अंदर 9th के अंदर दोनों के अंदर आता रहता है, तो इसलिए इसके अंदर ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर हमेशा अपने पास इसके अंदर के सारे मान क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जैसे इसके अंदर के देखिए मैं इसके अंदर क्या हुआ, ये एक स्थिति लेके ये आप लोगों के साथ में इसके अंदर शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों अगर आपस में किसी बिंदु पे काटती हैं तो ये आपस में काटती है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये निर्देशांक अक्ष या कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं। और जिस बिंदु पे काटती हैं ये बिंदु जो होता है इसको ओ लिखते हैं, ये मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन बोलते हैं।
और ये एक्स अक्ष वाई अक्ष जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, ये इसके अंदर के 4 भागों में इसके अंदर के किसी भी इसके अंदर क्या होगा, तल को या किसी प्लेन को काटती हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। एक्स ओ एक्स डैश इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, वाई ओ वाई डैश है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों के मान क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का मान नेगेटिव, वाई का मान अपने पास इसके अंदर वाई कोऑर्डिनेट है वो इसके अंदर पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, तीसरा चतुर्थांश होता है, उसमें एक्स और वाई दोनों के मान नेगेटिव होते हैं, दोनों के मान नेगेटिव ऋणात्मक होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक्स का मान तो पॉजिटिव और वाई का मान इसके अंदर नेगेटिव होता है। ये इसके अंदर का इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी सी इसके अलग से इसके अंदर का कुछ इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप लोगों के साथ में जो क्वेश्चन आएगा तब आपके साथ में शेयर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, ये अपने पास जैसे क्वेश्चन दिया गया -4 और 3, -4 और 3, तो एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस है, उसके अंदर किसमें होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर स्थित होगा। तो इसलिए अपने पास इसके अंदर का इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसके अंदर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो पॉइंट आएगा वो उसके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर स्थित होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ये सेकंड रोमन सिस्टम में लिख रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित होगा। अब देखिए इसके अंदर क्या ये दिया गया कि आपने बस एक पॉइंट दिया गया है, इसकी वाई अक्ष के सापेक्ष परछाई या इमेज ज्ञात करनी है। कोई भी एक पॉइंट है, उसकी वाई अक्ष के विथ रिस्पेक्ट टू ये वाई अक्ष के सापेक्ष परछाई या इसकी इमेज निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, ये अलग से इसके अंदर का एक डायग्राम बनाया ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए कि -2 और 3 जैसे पॉइंट दिया गया है, -2 और 3 यहाँ पे देखिएगा। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु से अपने पास इसके अंदर एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। तो ये एक्स का मान तो क्या होगा, ये हो गया, ये मूल बिंदु जो ओरिजिन है, ये ओ जो मूल बिंदु है ये ओरिजिन है। इस पॉइंट से ये दूरी तो क्या होगी, मूल बिंदु से ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, इस साइड में, तो ये जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। राइट साइड के अंदर क्या है, सीधे हाथ की तरफ जो दूरियाँ होती है वो पॉजिटिव होती है, प्लस होती है। और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के ऊपर दूरियाँ पॉजिटिव होती है, नीचे की तरफ वाई एक्सिस पे दूरियाँ जो होती है वो इसके अंदर नेगेटिव होती हैं। अब आपने बस इसके अंदर का ये पॉइंट दिया गया -2, 3, इसका मतलब ये पॉइंट अपने को पता है इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास जो पॉइंट आएगा -2, 3, ये सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित होगा। और इसकी वाई अक्ष के सापेक्ष अपने को इसके अंदर का इमेज पूछी है, इसकी परछाई पूछी है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है -2, 3, इसकी वाई अक्ष के सापेक्ष जो अपने को इमेज या परछाई पूछी है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर के ये मान लिया इसके अंदर का ये वाई एक्सिस है वो एक प्लेन समतल की तरह व्यवहार करेगी। और इसके अंदर क्या होगा, एक चीज़ अपने पास 9th के अंदर साइंस में अपने पास पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर का किसी बिंदु की जो इमेज होती है वो इस बिंदु से उतनी दूरी पर क्या होती है, विपरीत दिशा के अंदर होती है। एक्स एक्सिस के सापेक्ष तो इसकी इमेज क्या होगी, उतनी जितनी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस के ऊपर क्या होगा, नीचे की तरफ होगी। और इस पॉइंट की ये वाई एक्स के सापेक्ष जो प्रतिबिंब या इमेज आएगा, ये इसकी परछाई होगी, वो इसके अंदर का उतनी डिस्टेंस में जितनी दूरी है उतनी दूरी के ऊपर इसके अंदर क्या होगी, इस साइड के अंदर होगी, ये वाई एक्स के सापेक्ष। तो ये दूरी 2 है, तो इसका मतलब ये दूरी भी अपने पास इसके अंदर 2 होगी। परंतु इसके अंदर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब आपने पास इसके अंदर का ये जो बिंदु आएगा, इस बिंदु से इस पॉइंट की जो दूरी -2, 3 है, तो ये जो दूरी है वो तो अपने पास इसके अंदर का नेगेटिव है, और इस साइड के अंदर ये दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ये जो दूरी आ रही है अपने पास ओरिजिन मूल बिंदु से, ये दूरी जो 3 है, तो ये दूरी 3 है, तो ये दूरी भी 3 है। इसका मतलब हमारे पास ये जो पॉइंट आएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो तो आपका वैसा वैसा रहेगा, और एक्स कोऑर्डिनेट आएगा उसका निशान बदल जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट का अपने पास निशान बदल जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये जो पॉइंट आएगा, ये जो इस पॉइंट -2, 3 की वाई एक्स के सापेक्ष परछाई या इमेज जो आएगी वो इसके अंदर का 2, 3 हो जाएगी। अब इस पॉइंट की अगर इमेज अपने पास वाई एक्स के सापेक्ष पूछेंगे तो ये हो जाएगी, ये इसके अंदर का एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो वाई एक्स के सापेक्ष अगर अपने को इमेज पूछी जाती है तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो पॉइंट आएगा इस वाई एक्सिस से इसकी जितनी दूरी है उतनी दूरी पर इस साइड के अंदर आएगा ये पॉइंट। और ये डिस्टेंस अपने पास इसके अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 3 है। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी तो -2 है, और वाई एक्सिस से दूरी इसके अंदर कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट की -2, 3 की वाई एक्सिस के सापेक्ष इमेज या परछाई जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या 2, 3 हो जाएगी। अब इसी टाइप से ये जो पॉइंट अपने को -2, 3 दिया है, इसकी अगर एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर परछाई पूछी जाती है,
एक्स अक्ष के सापेक्ष परछाई अगर इमेज पूछी जाती है तो अपने पास इसके अंदर का ये जो बिंदु आएगा, ये दूरी कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब ये दूरी, इसकी परछाई जो आएगी, इसकी इमेज जो आएगी उसके अंदर का उतनी डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस पे नीचे की तरफ आएगी। तो ये डिस्टेंस 3 है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी 3 होगी, परंतु ये डिस्टेंस इसके अंदर के वाई एक्सिस के नीचे की तरफ है, तो इसलिए इसके अंदर ये मान क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो अपने पास इसके अंदर का जो पॉइंट आएगा, ये दूरी अपने पास इसके अंदर का लेफ्ट साइड में है, तो ये दूरी भी अपने पास के लेफ्ट साइड में होगी। एक्स अक्ष के सापेक्ष इस पॉइंट की परछाई या इमेज जो आएगी, इमेज आएगी या प्रतिबिंब आएगा, वो अपने पास इसके अंदर का इस साइड के अंदर वाई अक्ष के सापेक्ष तो इसकी इमेज जो आएगी बिंदु की इस साइड में आएगी, और एक्स अक्ष के सापेक्ष इसके अंदर के इसकी इमेज जो आएगी उसके अंदर के नीचे की तरफ आएगी। तो इसलिए हमारे पास में जो पॉइंट आएगा, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए अपने पास में एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो अपने पास -2 ही रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट अपने पास इसके अंदर क्या होगा, -3 हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, कोई भी जो पॉइंट अपने को दिया गया है, अगर ये पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे मैंने पॉइंट 2 और 3 दिया है, इसकी अगर एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर इमेज पूछेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये बिंदु इसके अंदर के 2 और 3 है, उसकी एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर परछाई पूछी जाएगी तो हमारे पास इसकी परछाई ही होगी, और ये परछाई आएगी वो क्या होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट का निशान क्या होगा, बदल जाएगा। अब इसी तरह से 2,3 है, तो इसकी अगर वाई अक्ष के सापेक्ष परछाई या इमेज पूछी जाती है या प्रतिबिंब पूछा जाता है, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसकी इमेज जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट आपका सेम आएगा। तो इस बिंदु 2 और 3 की वाई अक्ष के सापेक्ष परछाई या इमेज पूछेंगे तब तो -2,3 लिखेंगे, और 2 और 3 ये जो बिंदु है उसकी एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर इमेज पूछेंगे तो 2,-3 हो जाएगी। अब इसी टाइप से -2,3 है, उसकी वाई अक्ष के सापेक्ष इमेज तो क्या होगी, 2 और 3 हो जाएगी, और एक्स अक्ष के सापेक्ष इमेज पूछेंगे तो -2,-3 हो जाएगी। और ये जो पॉइंट अपने को दिया गया है -2,-3, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में, उसकी अगर वाई अक्ष के सापेक्ष इमेज पूछेंगे तो इसकी इमेज जो आएगी वो इसके अंदर किसके अंदर आएगी, ये अपने पास इसके अंदर जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर का फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट अपने पास इसके अंदर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पॉइंट की -2,-3 की इमेज जो है वो अपने पास इसके अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगी, वाई अक्ष के सापेक्ष इमेज आएगी 2,-3 हो जाएगी। तो इस तरह का थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम बना लिया करो, एक रफ दिमाग के अंदर पिक्चर बना के, और कोई बिंदु है उसकी अपने को इमेज पूछी जाती है तो अपने पास इसका आंसर अपने दे सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन देखो इसके अंदर ही दिया गया, ये पिछली बार एनुअल एग्जाम के अंदर पूछा गया था, -2,3 इसकी वाई अक्ष में इमेज। यहाँ पे देखिए हिंदी पोर्शन और इंग्लिश वाले के अंदर दोनों के अंदर क्या है, इसकी वैल्यू अलग अलग दी गई है। यहाँ पे -2,3 दिया है, और हिंदी वाला जो वर्जन है उसमें -2,4 दिया है। इसकी आपने बस इसके अंदर वाई अक्ष के सापेक्ष इमेज पूछी है, तो वाई अक्ष के सापेक्ष इसकी इमेज जो आएगी वो उसके अंदर क्या आएगी, -2,3, उसकी वाई अक्ष के सापेक्ष इमेज तो क्या होगी, 2,3 होगी। अगर पॉइंट -2,3 है तो वाई अक्ष के सापेक्ष इसकी परछाई या इमेज या प्रतिबिंब जो आएगा वो 2,3 आएगा, और अगर यहाँ पे इसके अंदर -2,4 दिए है तो इसके अंदर क्या 2 और 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा ये -2,4 है, तब तो इसकी इमेज जो आएगी वो इसके अंदर क्या 2 और 4 आएगी, और -2,3 है तो इसकी वाई अक्ष के सापेक्ष परछाई या इमेज है या प्रतिबिंब है वो 2,3 अपने को प्राप्त होता है। अब इसी टाइप से देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया, निम्न में से कौन सा समीकरण 2x - 3y बराबर ये 5 पर का एक हल है। ये अपने पास मान जो दिया गया इस कौन सा इसके अंदर का इसका एक हल है उसको निरूपित करता है। तो अपने पास x और y का मान इसमें रख के देख लीजिएगा, आप लोग x और y का मान रख के देख लीजिएगा। तो x का मान अगर 1 और y का मान -1 रखते हैं तो x का मान 1 रखेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, और यहाँ पे y की जगह -1 रखेंगे तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3 और -1 क्या होगा, +3 हो गया, और ये 2 + 3 = 5। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर x का जो मान रखने पर इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है, इसको संतुष्ट करता है, वो इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका हल कहलाता है। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है वो बोर्ड के अंदर एग्जाम में 10th में भी पूछा गया था, और ये बिल्कुल वैसा वैसा क्वेश्चन है उसके अंदर के, ये पिछली बार 9th का जो अपने पास इसके अंदर एनुअल एग्जाम हुआ है उसके अंदर ही पूछा गया था। अब प्रथम 5 प्राकृत संख्याएँ, पहली जो अपने पास के 5 नेचुरल नंबर्स है उनका अपने पास का मीन या बाध्य पूछा गया था। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, प्राकृत संख्या जो होती है उसके अंदर क्या होती है, 1 से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 5 जितनी संख्या दी जाती हैं तो नेचुरल नंबर है वो इसके अंदर क्या होगा, तो 1 2 3 4 5, और जितनी संख्या होती है उसमें उन संख्याओं से भाग दे दीजिएगा।
ये हमारे पास इसके अंदर का इसका माध्य ये मीन कहलाता है। तो 1 से 5 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा 15, 15 में 5 का भाग देंगे तो 3, तो 3 हमारे पास इसके अंदर का इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा। तो 3 इसके अंदर क्या होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसके अंदर ये जो क्वेश्चन दिया जाता है ये प्राकृत की जगह अगर पूर्ण दिया जाता है, ये चीज़ अपनों को स्पेशली ध्यान रखनी है कि प्राकृत की जगह अगर अपनों को पूर्ण दिया जाता है तो इसका हमने जो संख्या है उसके अंदर के 0 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रथम अपने पास इसके अंदर 5 पूर्ण संख्या दी जाती है, तो फिर 0 1 2 3 4 लिखना है अपने को, जो स्टार्ट है वो 0 से होगी। और प्राकृत अगर नेचुरल नंबर पूछी जाती है तो 1 से स्टार्ट करेंगे जितनी भी संख्या आपको दी जाती हैं। और नंबर ऑफ ये जो संख्या कितनी है, 5 है तो 5 से भाग देंगे, 4 है तो 4 से भाग देंगे, 10 है तो 10 से भाग देंगे। और अगर पूर्ण संख्या वो नंबर दी है तो फिर इसके अंदर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 ये 4 संख्या हो जाएंगी और इनको 5 से डिवाइड कर देंगे, फिर इसको हल करेंगे तो हमारे पास में आपका आंसर प्राप्त अपने को हो जाता है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का ये इस तरह का ये क्वेश्चन 99% पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है, बहुपद पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसके अंदर x के जितने भी अपने पास इसके अंदर के ये इस प्रकार के पद दिए जाते हैं, तो प्रत्येक पद में x की जो पद होती है, x की जो घात होती है, पावर होती है, वो इसके अंदर का होल नंबर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब प्रत्येक पद जितने भी आएंगे x के, उसमें x की जो घात आती है वो इसके अंदर क्या होती है 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह की प्रीमियर संख्या नहीं होनी चाहिए, ये रेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए और इसकी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो प्रत्येक पद है उसकी पावर अपने पास इसके अंदर का 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और नंबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब 0 से लेके और इसके अंदर प्लस के अंदर 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो सकती है, बटे में नहीं होनी चाहिए और इसके अंदर हमारे पास ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो उसके अंदर के बहुपद को व्यक्त करता है। तो निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया √2x - 1, √2x √2, ये x के ऊपर √ का निशानी है, ये √ है सिर्फ 2 है और x की पावर अपने पास इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखी है, इसका मतलब 1 होगी। तो ये अपने पास इसके अंदर अगर x की पावर 1 होती है तो ये क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या हुआ, ये जैसे मान दे दिया गया अपने पास इसके अंदर का 0, तो 0 दिया जाता है वो हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल कहलाता है। और यहाँ पे देखिए अपने को जो दिया गया ये 3 √x - 1, तो यहाँ पे x की पावर है वो इसके अंदर 1/2 दी है, रूट का निशान है x के ऊपर, यहाँ पे 3 पे रूट का निशान आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु x के ऊपर रूट का निशान आ गया है, x पे रूट का निशान आ गया है, इसका मतलब x की पावर 1/2 और 1/2 है वो उसके अंदर क्या पूर्ण संख्या होल नंबर नहीं है, इसलिए हमारे पास ये एक बहुपद को व्यक्त नहीं करेगा। अब इस तरह से अगले वाला क्वेश्चन दिया है 2x - 9, तो 2x - 2, तो यहाँ पे x की पावर 1 आ रही है, तो ये क्या हुआ रैखिक बहुपद को व्यक्त करेगा। तो अपने को क्वेश्चन ये पूछा गया रैखिक बहुपद कौन सा नहीं है, तो ये हमारे पास इसके अंदर जिसमें x की पावर अपना उसके 1/2, 1/3 इस तरह की संख्या आती है या माइनस के अंदर आती है, वो हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये इसके अंदर का बहुपद पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर के 2 रेखाएं समानांतर है, x का मान निकालना है, इसमें डायग्राम नहीं बना हुआ है तो इसका ये क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, इसलिए इसके अंदर के इस क्वेश्चन को अपने पास में अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के मार्क्स है वो अन्य क्वेश्चनों में ऐड कर दिए जाएंगे आपके। निर्देशांक अक्ष कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये इसके अंदर किसी तल को कितने भागों में बांटती है। जैसे मैंने अभी अपने पास पिछला क्वेश्चन आप लोग के साथ में बताया था, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों के मिला के इसके अंदर निर्देशांक अक्ष या कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती है। तो ये कोई भी प्लेन जो है तो उसको 4 भागों के अंदर बांटती है, 1 2 3 4, तो ये इसके अंदर के 4 भागों के अंदर इसे बांटती है। तो इसके अंदर 4 भागों के अंदर बांटेगी, तो इसका आंसर लिखेंगे अपने 4 भागों में विभाजित करती है, ये 4 पार्ट में विभाजित करती है। अब बिंदु 3,4 की वाई एक्सिस से दूरी ज्ञात करनी है। अब 1 मिनट के लिए अपने पास इसके अंदर का इस टाइप का एक क्वेश्चन 99% पूछा जाता है, 10th के अंदर भी आता है, ये 9th के अंदर भी आता है। तो इसमें देखिए जैसे कोई भी बिंदु दे दिया गया है, जैसे 2,3 दिया गया है, तो इस बिंदु से एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लंब डाल देंगे। तो ये जो बिंदु है इसे एक्स अक्ष वाई अक्ष के ऊपर जो परपेंडिकुलर डालेंगे, तो एक्स अक्ष के ऊपर ये जो परपेंडिकुलर डालेंगे इसकी ओरिजिन ये मूल बिंदु जो होता है उससे ये जो दूरी होती है ये तो एक्स का मान है उसको व्यक्त करती है, और ये दूरी होती है वो उसके अंदर का वाई को व्यक्त करती है। तो इसका मतलब ये 3 है तो ये 3 है, ये 2 है तो इसके अंदर ये 2 है। तो अपने को सीधा सा याद रखना है, कोई भी बिंदु है उसकी एक्स अक्ष से जो दूरी है वो उसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है, और वाई अक्ष से जो दूरी होती है उसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है। अपने को सीधा सा स्टेप याद रखना है
कि किसी बिंदु की एक्स एक्सिस से जो दूरी है वो उसके वाई कोऑर्डिनेट की इक्वल होती है और वाई एक्सिस से जो दूरी होती है वो उसके एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वल होती है। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन आपका 2,3 दे दिया है, इसकी अगर एक्स एक्सिस से दूरी पूछेंगे तो आप लिखेंगे 3 इकाई 3 यूनिट, और वाई एक्सिस से दूरी अगर पूछेंगे तो इसके अंदर क्या लिखेंगे 2 इकाई 2 यूनिट। तो अपने पास ये इसके अंदर का ये जो क्वेश्चन दिया गया, तो 3,4 की वाई एक्सिस से दूरी पूछी है और वाई एक्सिस से दूरी पूछी है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे अपने पास, इसके अंदर क्या हुआ, वाई एक्सिस से दूरी पूछेंगे तो इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, और यहाँ पे क्वेश्चन वो अपने को दिया गया है एक्स एक्सिस से दूरी पूछी है, 3,4 की एक्स एक्सिस से दूरी पूछी है, तो एक्स एक्सिस से दूरी पूछी है तो एक्स एक्सिस जो दूरी आएगी उसके वाई कोऑर्डिनेट की इक्वल आएगी, तो ये वाई कोऑर्डिनेट है वो उसके अंदर 4 के बराबर होगी। एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है किसी बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट जो आता है, किसी बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट आता है ये इसका भुज कहलाता है, इसको एब्सिसा बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट होता है वो उसके अंदर क्या होता है कोटि कहलाती है, ये कोटि या इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। किसी बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो इसका भुज या अपने पास एब्सिसा कहलाता है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है वो उसकी कोटि ये या इसके ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। अब 17 डिग्री का संपूर्ण कोण क्या होगा, ये अपने पास आपको इसके अंदर भरना है। तो दो कोणों का योग जब 180 डिग्री के बराबर होता है, दो कोणों का योग जब 180 डिग्री के बराबर होता है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो अगर किसी भी कोण का संपूरक कोण अगर आपको पूछा जाता है तो 180 डिग्री में से इस कोण को माइनस कर देंगे, तो 180 डिग्री में 17 डिग्री का संपूरक कोण पूछा गया है तो 180 में से 70 डिग्री माइनस करेंगे तो 110 डिग्री आपका आंसर आएगा। और अगर अपने को इसके अंदर क्या यहाँ पे पूरक कोण कप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाता है तो इसके अंदर क्या हुआ 180, दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं, और दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ये स्पेशली ध्यान दीजिएगा, इस तरह का एक क्वेश्चन 99% पेपरों के अंदर पूछा जा रहा है। तो अगर आपको संपूरक कोण पूछा जाता है तो 180 डिग्री में से माइनस करना है उस कोण का मान, और अगर संपूरक कोण पूरक कोण पूछा जाता है कप्लीमेंट्री एंगल तो इसके अंदर क्या है फिर 90 में से इसके अंदर क्या ये माइनस करना है, तो 90 में से 70 माइनस करेंगे तो 20 डिग्री, तो 17 डिग्री का अगर अपने को संपूरक कोण पूछा जाता है तो 180 में से 70 को माइनस करेंगे, हल करके जो मान आएगा वो आपका आंसर होगा। और अगर आपको पूरक कोण कप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाता है तो इसके अंदर क्या 90 में से 70 को माइनस करना है, और वो जो अपने वैसे 20 डिग्री आएगा वो इसके अंदर 17 डिग्री का क्या होगा पूरक कोण या कप्लीमेंट्री एंगल होगा। आपको यहाँ पे संपूरक कोण पूछा है सप्लीमेंट्री एंगल, तो दो कोणों का योग जब 180 डिग्री के बराबर होता है तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 180 डिग्री 110 डिग्री 17 डिग्री का संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब देखिए समूह ये अपने पास इसके अंदर का कोई भी इंटरवल दिया गया 30 से 50, इसका मध्य मान पूछा गया है, तो दोनों को मान जो होता है ये नीचे वाला जो मान आता है ये इसकी लोअर लिमिट या निम्न सीमा कहलाती है, जैसे 30 है वो इसकी निम्न सीमा होगी, 50 है उसके अंदर का इसकी ऊपरी सीमा या अपर लिमिट होगी, और दोनों को प्लस करके इसको जो हाफ करेंगे दोनों को प्लस करके इसका आधा करेंगे, तो 30 और 50 के बीच में कौन सी वैल्यू है, तो 30 और 50 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 80 आ जाएगा, इसका आधा करेंगे तो क्या होगा 40 आएगा, वो इसके अंदर क्या होगा इसका मध्यमान हो जाएगा। तो इसका मतलब 130 से 150 का मध्यमान पूछ लें तो 130 और 150 को प्लस करके आधा करेंगे तो क्या होगा 140 आ जाएगा। 30 और 40 दिया है तो इसके अंदर मध्यमान क्या होगा 40 हो जाएगा। तो इसका मध्यमान या मध्य बिंदु या इसके अंदर का इसको वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, एनसीईआरटी की जो किताब है उसके अंदर का इसको वर्ग चिन्ह दिया हुआ है 10th क्लास के अंदर, तो वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क पेपर के अंदर कुछ भी दिया जा सकता है, इसमें स्पेशली ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी के अंदर तो इसमें मध्यमान लिखा है या मध्य बिंदु पूछ लेते हैं, और इंग्लिश के अंदर के इसको क्लास मार्क लिखा गया है, तो क्लास मार्क या वर्ग चिन्ह कह दें तो इन दोनों को प्लस करके इसको हाफ कर देंगे, तो इसके अंदर क्या होगा दोनों को प्लस करके इसको हाफ करेंगे तो ये इसके अंदर क्या होगा इसका मध्यमान या क्लास मार्क अपने को प्राप्त होता है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र लिखिए, तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये अपने को इसके अंदर क्या होगा जो मेंशुरेशन है घनघना बेलन शंकु घोड़ा अर्धगोला बेलन, तो इसके अपने पास इसके अंदर का सूत्र जरूर अपने पास भी याद रखिएगा आप लोग, तो छोटे छोटे सूत्र है उसकी हल्की सी एक रीडिंग लगा लीजिएगा, या तो इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करके इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या इसके अंदर का सीधा इसके ऊपर का सूत्र पूछे जाने का इसके अंदर का वो बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। शून्य बहुपद की घात लिखिए। तो मैंने जैसे बताया था आप लोगों को 2x+1 जैसे आ गया, जैसे मैंने इसके अंदर एक अलग से मैंने इसकी जो क्लास इसके अंदर का आपको अलग से बना के आप लोगों के साथ में इसके अंदर का शेयर कर दूंगा सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन। अगर x की सबसे बड़ी घात अगर 1 होती है तो वो रेखिक बहुपद कहलाता है, और उसकी घात क्या होती है 1 होती है। x की सबसे बड़ी घात अगर 2 होती है
वो द्विघात बहुपद या बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाता है, और उसकी डिग्री जो होती है वो घात होती है वो अपना उसका 2 होती है। अगर जैसे 3 दे दिया या प्लस में या माइनस में कोई भी मान दे दिया है तो वो शून्य बहुपद कहलाता है, और उसकी घात जो डिग्री होती है वो उसके अंदर के 0 होती है। और सिर्फ शून्य जो आता है, प्लस या माइनस की कोई भी अगर वैल्यू आ रही है, जैसे 3 आ गई या -3 आ गई या 5 आ गई या -7 आ गई है, तो वो तो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। और उसकी घात जो होती है वो उसके अंदर डिग्री जो होती है वो उसके अंदर शून्य होती है। परंतु सिर्फ शून्य दिया गया है, सिर्फ शून्य अगर दिया गया है तो उसको शून्य बहुपद बोलते हैं, उसको अचर बहुपद नहीं कह के शून्य बहुपद कहा जाता है, 0 पॉलिनोमियल। और इसकी जो घात होती है, डिग्री होती है, वो उसके अंदर क्या होती है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो शून्य बहुपद, ये 0 जो होता है ये शून्य बहुपद कहलाता है, और इसकी घात या डिग्री जो होती है वो उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर के अनडिफाइंड या अपरिभाषित होती है। अब देखिए एक क्वेश्चन इसके अंदर का काफ़ी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दिया गया था। तो 2y-3 की 2y-3 इसकी होल क्यूब दे दी है, और इसमें y का गुणांक पूछ लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैं नीचे इसके अंदर का इसको हल किया मैंने, 2y-3 की होल क्यूब। तो पहले इसके अंदर a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो 2y-3 की होल क्यूब, तो पहली संख्या का क्यूब 2y का होल क्यूब माइनस दूसरी संख्या का होल क्यूब -3a का मतलब पहली टर्म 2y, और इंटू दूसरी टर्म, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a इसको पहली संख्या है, b दूसरी संख्या है, तो a बीच में माइनस आ जाए, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब का मतलब 2y का क्यूब -3 का क्यूब -3a का मतलब पहली टर्म, b का मतलब दूसरी टर्म, और ब्रैकेट बंद, फिर पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। अब इसको हल करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 को 3 बार गुणा तो 8 हो गया, y का क्यूब y क्यूब, -3 का क्यूब का मतलब 3 का 3 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3 27 आ गया। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 9 को 2 से गुणा किया 18, तो 18y आ गया। ब्रैकेट वाली संख्या 2y-3 मैंने वैसे वैसे लिख लिए। अब 8y क्यूब -27 माइनस 18y को 2y से गुणा करेंगे तो 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36, बार माइनस का साइन, y और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y², माइनस और माइनस का गुणा क्या हो गया, प्लस हो गया। 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 54 54 आ गया, इंटू y आ गया। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, y का कोफिशिएंट पूछा है। तो इसको हल करने के बाद में यहाँ पे y के गुणा में जो मान आता है वो इसका गुणांक कहलाता है। तो ये पॉलिनोमियल बहुपद 2y-3 की जो क्यूब है, और क्यूब है, इसमें y का जो गुणांक किया आपने बस इसके अंदर का, इसका जो कोफिशिएंट आएगा उसके अंदर कितना होगा, 54 आएगा। यहाँ पे निशान साथ में जरूर लगाना है, प्लस माइनस का जो भी निशान आएगा उसको साथ में जरूर लगाना है। तो इसलिए इसके अंदर के कुछ क्वेश्चन इसके अंदर पिछले जो वार्षिक परीक्षा का जो पेपर हुआ था 9th के अंदर, उसके अंदर के ये बोर्ड पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। इसलिए इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो थोड़ी सी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी की जरूरत पड़ती है। और ऐसे क्वेश्चनों को इसके अंदर क्या होगा, अगर आपके पास में लगता है कि कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चनों को इसके अंदर के लास्ट में इसके अंदर क्या होगा, हल कर कीजिएगा आप लोग। ये ऐसा नहीं कि इसके अंदर के छोटे क्वेश्चन है उसके अंदर के क्वेश्चन लंबे है और कम मार्क्स के क्वेश्चन है उसको हल करने के चक्कर में आपका पेपर छूट जाए। आप इसी टाइप से देखिए अगला क्वेश्चन ये है, घात 25 का एक द्विपदीय बहुपद बताइए। घात तो 25 है, डिग्री तो 25 है, तो इसका मतलब ये द्विपद बताने हैं तो इसमें सिर्फ 2 पद होने चाहिए। तो एक पहला पद है उसकी घात क्या डिग्री दी है 25, तो x या y कोई भी जो टर्म लिखेंगे अज्ञात राशि, जो चौरासी वेरिएबल टर्म है x या y कोई भी लिखेंगे, उसकी जो सबसे बड़ी घात है हाइएस्ट पावर है वो 25 लिखेंगे। क्यों, इसकी घात क्या दी है अपने को, इसकी डिग्री 25 दी है, तो x की पावर 25, और साथ में इसके अंदर का कोई भी एक टर्म लिख सकते हैं, कोई x का पद लिख लो या सीधा कांस्टेंट लिख लो, जैसे 2 लिख दिया या 2x लिख दिया या 2x² लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, सबसे बड़ी घात अपने को जो दी है वही लिखनी है। तो x घात क्या है, इसकी डिग्री 25 है तो x की पावर 25, और ये पद क्या है, द्विपदी है तो 2 पद है, तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, बीच में प्लस या माइनस का निशान आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना अपने को। तो इसके अंदर क्या, अगर 3 पद है तो इसके अंदर क्या एक पद प्लस x और कर लीजिएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको स्पेशली थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा आप लोग। 3 + √3 और 3 - √3, इस तरह का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर का ये क्वेश्चन इस साइड के अंदर हल किया है। तो दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, पहली संख्या एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है, एक बार प्लस का निशान है, एक बार माइनस का निशान है, और ब्रैकेट का मतलब इंटू का निशान है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर करते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और अगर कोई भी वर्गमूल की संख्या अनरूट की संख्या आती है और इसका अगर स्क्वायर होता है तो ये हमेशा अपने पास इसके अंदर क्या होता है, ये रूट खत्म हो जाता है। तो 9 - 3, 9 - 3 कितना हो गया, ये इसके अंदर 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया।
9 में से 3 माइनस करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसका आंसर अपने पास में 6 अपने को प्राप्त हो जाता है। अब एक इसके अंदर का देखिए, इस तरह के क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। अगर अपने पास का कोई भी डाटा आंकड़े दिए हैं, उसका अधिकतम और न्यूनतम मान, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उसका अंतर बताना है कि अपने पास इसके अंदर के किसके इक्वल होता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको मान भी दिए जा सकते हैं, आपको सीधा क्वेश्चन भाषा के रूप में भी दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है उसका जो डिफरेंस होता है उसके अंदर क्या कहलाता है, इसकी रेंज कहलाती है। ये जो आंकड़े अपने को दिए, डाटा दिए उसकी रेंज कहलाती है। इसको परिशर या प्रास बोलते हैं, परिशर या प्रास, या इंग्लिश के अंदर इसके अंदर कहीं इसको अपने पास में रेंज कहेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये अपरिमेय संख्या, इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें अपरिमेय संख्या बतानी है। तो जिस संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते, 3/4 बटे में जो संख्या है और बटे वाली संख्या अगर शून्य के बराबर नहीं है तो वो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर होती है। और जिस संख्या का को p/q रूप में नहीं लिख सकते, जो संख्या p/q रूप में, इसका ऊपर वाली संख्या p होगी, नीचे वाली संख्या q होगी, और ये संख्या रूट में नहीं होनी चाहिए, वर्गमूल में नहीं होनी चाहिए। अगर वर्गमूल में है तो उसका वर्गमूल अपने, उसका स्क्वायर रूट अपने को निकालना पॉसिबल होना चाहिए, संभव होना चाहिए। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्या होती है वो इसके अंदर परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहलाती है। जैसे 3/4 ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये परिमेय संख्या या रेशनल नंबर होगी। ये अंडरूट अपने पास 9 दिया है तो अंडरूट 9 या अंडरूट 4 है, उसका वर्गमूल अपने निकालना संभव है। अंडरूट 9 क्या होता है, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। 4 का वर्गमूल या रूट है वो उसके अंदर 2 होता है, तो वो भी परिमेय संख्या या रेशनल नंबर होगी। 3 का वर्गमूल ये अपने पास याद करना अपने लिए क्या पॉसिबल नहीं है, 3 का रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर या परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करेगी। ये भी 3/4 आ गया तो इसका अपना हमारे पास क्या 2/4 या 3/4 इस तरह की कोई संख्या आ गई तो हमारे पास इसके अंदर क्या परिमेय संख्या होगी। तो इसमें अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर पूछिए, तो जिस संख्या का अंडरूट 2, अंडरूट 3, अंडरूट 5, अंडरूट 7 इस तरह की वैल्यू आ गई वो हमारे पास में अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर को व्यक्त करती है। पाई भी ध्यान रखिएगा, पाई है वो भी अपने पास इसके अंदर इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या होती है। अगर 22/7 दिया जाता है तो वो अपने पास इसके अंदर एक परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करती है, परिमेय संख्या को व्यक्त करती है, इरेशनल नंबर को व्यक्त करती है। आगे बढ़ा, जैसे क्वेश्चन दिया गया है, परिमेय संख्या के अंदर क्या बदलना है, 0.01 है उसको परिमेय संख्या रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके लिखना है। तो 0.01 है तो डेसिमल हटाएंगे तो इसके अंदर 1 आएगा, और डेसिमल के बाद में जितने भी अंक, जितने भी डिजिट है उतने इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर 0 लगा दीजिएगा। और डेसिमल के बाद में संख्या क्या है, 0.01, तो 0.1 को तो ऊपर वैसे वैसे लिख दीजिएगा, आगे 0 लगाने का कोई औचित्य नहीं होता है। और डेसिमल का 1 आ गया, डेसिमल के बाद में जितने डिजिट हैं, जितने अंक है उतने 0 लगा दीजिएगा, तो हमारे पास इसके अंदर आंसर आएगा वो 1/100 आ जाएगा। अब इसी टाइप से ये जैसे क्वेश्चन दिया गया है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अपने पास जैसे पूछा गया है तो एक्स स्क्वायर के इंटू में जो संख्या आती है, एक्स स्क्वायर के इंटू में गुणा में जो संख्या आती है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक या इसका कोफिशिएंट कहलाती है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, π/2 हो गया। ये प्लस माइनस जो भी है निशान साथ में लगाना है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस है तो अपने को साथ में लगाना है। अब इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिए गए 3y - y² + 4 की घात, ये डिग्री पूछी है। तो अभी आप लोगों को बताया था मैंने, इसकी जो हाइएस्ट पावर होती है, ज्ञात राशि एक्स है या वाई है, उसकी जो हाइएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी घात होती है, वो इसकी डिग्री कहलाती है। तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री अपने वैसे इसके अंदर क्या 2 हो जाएगी। अब चर एक्स, अज्ञात एक्स वाई जो वेरिएबल होता है जिसका मान बदलता है, तो चर एक्स को रैखिक बहुपद का उदाहरण अपने पास का लीनियर पॉलिनोमियल का अपने वैसे एग्जाम्पल बताना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स की पावर कितनी है, रूट है, तो एक्स की पावर अगर रूट है, और मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया था अगर एक्स की पावर अगर बटे में 1/2, 3/4 इस तरह की अगर आती है, या पावर माइनस में आती है, किसी भी पद की अगर पावर माइनस में या बटे में अगर आती है तो वो अपने पास इसके अंदर का बहुपद या पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब इसी टाइप से यहाँ पे ये 1/x है तो इस पावर को बुलाएंगे तो x की पावर -1 होगी, ये भी क्या बहुपद को व्यक्त नहीं करेगा, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ पे हमारे पास में सारे पद हैं, उसके अंदर क्या देखिए x की पावर किसी में भी 1/2 या 1/3 या माइनस में नहीं है, तो ये बहुपद तो है, परंतु इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, और x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद या बाइनोमियल पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा। और अपने को क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है रेखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल पूछा गया है, तो x की हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है तो वो रेखिक बहुपद कराता है। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसका अपना हमारे पास ही रेखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दिए गया 3, 4 की y एक्सिस से दूरी।
अब इस तरह का जो क्वेश्चन है, मैंने पिछली जो क्वेश्चन बनाए थे उनके अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन है। ये बार बार अलग अलग टाइप के पेपर है, उनके अंदर के ये क्वेश्चन रिपीट बार बार हो रहे हैं। तो 3,4 की वाई एक्सिस से दूरी, तो वाई एक्सिस से दूरी पूछेंगे तो किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निर्देशांक दे रखे हैं, तो वाई एक्सिस से दूरी पूछेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, एक्स एक्सिस से दूरी पूछेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। तो इस 3,4 की वाई एक्सिस से दूरी पूछी है तो वाई एक्सिस से दूरी क्या आएगी, इसके एक्स कोऑर्डिनेट 3 के बराबर आएगी। और एक्स कोऑर्डिनेट को भुज भी बोलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इसको भुज या एफसीसा भी कहते हैं। अब देखिए -4, -3 किस क्वाड्रेंट में स्थित है, तो माइनस दोनों नेगेटिव होते हैं, वो इसके अंदर के थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट ये इसका आंसर आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, तो एक्स अक्ष पे जो भी बिंदु स्थित होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसके जो विकल्प दे रखे हैं, इसमें जिस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है वो एक्स अक्ष पे स्थित होगा। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा, देखिए यहाँ पे 3, 2 है, इसमें 0, 3 है, तो 3 और 2 पॉइंट जो है क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है, 0 और 3 है उसके अंदर वाई अक्ष में स्थित है, 5 और 0 इसके अंदर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एक्स अक्ष पे स्थित है। और 0 और 0 इसके अंदर क्या होता है, ओरिजिन होता है, दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे काटती है वो इसके अंदर क्या मूल बिंदु कहलाता है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पे स्थित होता है। तो इसका मतलब हमारे पास एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु पूछा है, तो इसके अंदर ऑप्शन क्या लिखेंगे, 5 और 0 अपने पास इसका सही आंसर होगा। अब x प्लस वाई बराबर अपने पास इसके अंदर के 6 दिया गया है, इसको सेटिस्फाई करने वाले, संतुष्ट करने वाले बिंदु अपने को बताने हैं। तो x प्लस वाई बराबर 6, तो x और y का मान अपने को जो ऑप्शन दे रखे हैं ये इसमें पुट कर दो, x और y की वैल्यू इसमें जो पुट करेंगे तो दोनों का जोड़ है वो 6 आना चाहिए। तो 6 और 1 का जोड़ कितना होगा, 7, इसका मतलब ये गलत है। 6 और 0, x का मान 6 और y का मान 0, 6 और 0 दोनों का जोड़ कितना आ गया, 6 आ गया, इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन क्या होगा, सही हो गया। यहाँ पे 2 और 3 दिया है, दोनों का जोड़ कितना आ गया, 5 आ गया, जबकि राइट हैंड साइड इसमें क्या दिए, 6 दिए, तो ये गलत है। इस तरह से इसके अंदर क्या दिया, 4 और 3, 4, 3 का जोड़ कितना होगा, 7 हो गया, ये गलत है। इसका मतलब हमारे पास का जो मान इसके अंदर रखने पर ये दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, वो हमारे पास इसके अंदर का इसको संतुष्ट करते हैं, तो ये सेटिस्फाई करेंगे। तो 6, 0 अपने पास इसके अंदर इसका सही आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, पहले भी जैसे वाले पेपर जो दिया गया था उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, 20 और ये 20 और से 30, ये बीच में लाइन लगाइए ना, 20 से 30 ये इंटरवल है, ये वर्ग अंतराल है। तो इसका अंतराल अगर पूछा जाता है तब तो इसमें क्या लिखेंगे, अंतराल पूछा जाता है तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा माइनस करते हैं, तो अंतराल 30 - 20 10 हो जाएगा। और अगर इसका मध्य बिंदु या मध्यमान या क्लास मार्क पूछा जाता है तो 20 और 30 को प्लस करके और इसका आधा कर देंगे, तो 20 और 30 को प्लस करके इसका आधा करेंगे तो 25 हमारे पास ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। तो पासे के ऊपर अपने को पता है इसके अंदर के 1 से लेके इसके अंदर 6 तक के अंक होते हैं, और संग संख्या इवन नंबर कौन से होते हैं, पासे के ऊपर सांप सीढ़ी लूडो वर जब हम खेलते हैं तो वो जो पासा होता है वो डाइस होता है, उसको पासा बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, उसमें सम संख्या कौन सी, इवन नंबर क्या है, 2, 4 और 6, 3 आ गई, और कुल संख्या कितनी है, 6, तो 3 में 6 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका मतलब सब पासे को अगर फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या आती है अपने पास में, 1/2 अपने को प्राप्त होती है। निर्देशांक अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों को निर्देशांक अक्ष या कोऑर्डिनेट अक्ष कहते हैं। तो ये दोनों आपका आपस में जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों रेखाएं जो काटती है वो ओरिजिन या मूल बिंदु कहलाता है। वाई अक्ष पे स्थित सभी बिंदुओं का, वाई अक्ष पे स्थित अपने को इसके अंदर अपनों को बताया था मैंने, वाई अक्ष के ऊपर क्या होता है, हमेशा एक्स का मान 0 होता है। जैसे मैंने इसके अंदर क्या हुआ है, ये अभी इसके अंदर की क्लास ली थी, उसके अंदर क्या हुआ, इसको अलग से मैं डिटेल के अंदर आप लोगों के साथ में इसके अंदर और शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कोई पॉइंट दिया गया, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जैसे पॉइंट दिए गए, तो ये पॉइंट है उसके अंदर का, ये क्वेश्चन इस टाइप का भी इसके अंदर पूछा गया, ये 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर का इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये पॉइंट अपने को बताने की कौन कौन से चतुर्थांश में या कौन कौन सी एक्सिस के प्रस्थित हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 और 3, तो 0 और 3 है उसके अंदर का, अगर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 आता है, एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 आता है, वाई कोऑर्डिनेट अपने पास चाहे कुछ भी है, तो वो हमेशा इसके अंदर का वाई अक्ष के प्रस्थित होगा। और कोई भी पॉइंट अपने पास इसके अंदर का एक्स अक्ष दी है, कोई भी लाइन दी है, और कोई पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है, दूसरा निर्देशांक होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है, वो अगर 0 होता है तो इसके अंदर क्या हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 होता है तो वो पॉइंट हमेशा इसके अंदर एक्स अक्ष के प्रस्थित होता है। अब यहाँ पे देखिए -2,4, तो
फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, एक्स और वाई दोनों के मान प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निर्देशांक होता है वो नेगेटिव होता है, वाई निर्देशांक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट -2,4 आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित होगा। अब इसी टाइप से 1 और -5, एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस है, तो अगर दोनों मान नेगेटिव आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश होता है। और एक्स का मान पॉजिटिव और वाई का मान नेगेटिव आता है तो इसके अंदर के फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित होता है। एक्स अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसको मूल बिंदु या ओरिजिन बोलते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट अगर पूछे जाते हैं तो इसके अंदर कहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा 0,0 और इसमें छोटा ब्रैकेट ही डालना है और कोई ब्रैकेट नहीं डाल सकते। ये छोटा ब्रैकेट डालते हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, क्रमित युग्म। ये चीज़ अपने को स्पेशली याद रखनी है। और एक्स एक्सिस की जो समीकरण होती है उसका मान हमेशा क्या होता है, वाई बराबर 0 होता है। और वाई एक्सिस होती है उसकी समीकरण हमेशा क्या होती है, एक्स बराबर 0 होती है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर प्रत्येक पॉइंट आएगा उसका एक्स अक्ष के ऊपर प्रत्येक पॉइंट आएगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। और वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वही एक्स एक्सिस की समीकरण कहलाती है। तो एक्स एक्सिस की समीकरण वाई बराबर 0 और वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा, प्रत्येक बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो वाई एक्सिस की समीकरण अगर पूछी जाती है तो एक्स बराबर 0 लिखेंगे। और एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है, एक्स अक्ष की समीकरण वाई बराबर 0 है, तो वाई बराबर अगर कुछ दे दिया है, जैसे वाई बराबर 1 दे दिया है या वाई बराबर 2 दे दिया है, तो वाई बराबर अगर कुछ भी दिया जाता है, वाई बराबर 0 तो एक्स अक्ष की समीकरण है, और वाई बराबर प्लस या माइनस दे दिया है तो ये जो लाइन होती है वो उसके अंदर एक्स अक्ष के समानांतर होती है। ये एक्स अक्ष के समानांतर होती है। और वाई अक्ष की समीकरण क्या होती है, एक्स बराबर 0 होती है। और एक्स बराबर अगर आपको कुछ भी दे दिया है, जैसे एक्स बराबर सपोज करो 3 दे दिया है, तो एक्स बराबर प्लस या माइनस दे दिया है तो ये एक्स बराबर 3 जो लाइन आएगी वो इसके अंदर क्या होगी, वाई अक्ष के समानांतर होती है। एक्स अक्ष की समीकरण वाई बराबर 0 होती है, इसके समानांतर रेखा की समीकरण वाई बराबर कुछ होती है, प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे। तो वाई बराबर अगर कुछ दिया गया है तो इसका मतलब ये रेखा क्या होती है, एक्स अक्ष के समानांतर होती है। और वाई अक्ष की समीकरण क्या होती है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ये एक्स बराबर 0 होती है, उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। और एक्स बराबर अगर प्लस दिया है तो राइट साइड में, एक्स बराबर माइनस दिया है तो लेफ्ट साइड में। तो एक्स बराबर अगर आपने को जैसे 3 या 2 या कुछ भी दिया गया है तो ये जो लाइन आएगी वो हमेशा इसके अंदर वाई एक्सिस के क्या होगी, समानांतर होगी। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का मान 0 होता है और किसी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो इसका भुज कहलाता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है उसके अंदर क्या इसकी कोटि कहलाता है। तो एक्स अक्ष के ऊपर क्या वाई का मान 0 होता है या इसको कोटि बोल देते हैं, कोटि या ऑर्डिनेट। तो एक्स अक्ष के ऊपर हमेशा वाई का मान 0 होता है, वाई का मतलब वाई निर्देशांक 0 होता है। और एक्स अक्ष की समीकरण भी वाई बराबर 0 है। और एक्स अक्ष पर कोटि का मान हमेशा शून्य होता है, ऑर्डिनेट है वो 0 होता है। और एक्स अक्ष के ऊपर वाई अक्ष पे क्या होता है, एक्स का मान 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स निर्देशांक जो होता है उसको भुज या एब्सिसा बोलते हैं। तो इसके अंदर वर्षा इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, भुज का जो मान होगा, एब्सिसा जो आएगा वो इसके अंदर क्या 0 होगा। एक्स अक्ष के वाई का मान 0, वाई का मतलब कोटि, कोटि का मतलब ऑर्डिनेट से, ऑर्डिनेट 0 होता है। और वाई अक्ष के ऊपर हमेशा क्या होता है, एक्स का मान 0 होता है और ये इसकी समीकरण है वाई अक्ष की। और वाई अक्ष के ऊपर एक्स का मान 0 है और एक्स को भुज बोलते हैं, किसी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो इसका भुज कहलाता है। तो भुज का मान 0 होने का मतलब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये एब्सिसा जो होगा वो इसके अंदर हमेशा 0 के बराबर होता है। अब जैसे वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज, भुज क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और वाई अक्ष पे भी मैंने जैसे बताया था इसके अंदर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट को भुज बोलते हैं, भुज है वो एब्सिसा कहलाता है। तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है। अब दो चराशियों के लिए अपने पास क्या हुआ, एक्स और वाई के अंदर जैसे दो ज्ञात राशि दे दिए तो दो चराशी के अंदर क्या हुआ, ये जो रेखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये हमेशा इसके अंदर क्या होगा, इसमें हल कितने होते हैं, तो इसके अनंत हल होते हैं। एक्स और वाई अपने उसके जैसे दो संख्याओं का योग है वो 50 है, तो एक्स और वाई दो संख्याओं का योग 50 अपने पास अलग अलग टाइप से कितने मान लिए जा सकते हैं, एक एक्स का मान लेंगे और वाई का मान लेंगे तो दोनों का जोड़ है वो इसके अंदर का 50 या 100 कितना भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार के हमारे पास क्या है, तो दो ज्ञात राशियों की एक आती है समीकरण। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, एक सरलेखा को निरूपित करती है। और किसी सरलेखा पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं और जितने बिंदु होते हैं वो इसके अंदर के इसके हल या सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरण के परिमित रूप में अनंत हल होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये इसके अंदर क्या हुआ, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं।
y बराबर 1 सदैव, अभी मैंने जैसे बताया था y बराबर 1, तो y अक्ष की समीकरण क्या होती है, x बराबर 0, x अक्ष की समीकरण y बराबर 0, y बराबर 0 क्या होती है, x अक्ष की समीकरण होती है, और y बराबर आपको कुछ भी दिया है प्लस या माइनस, ये हमेशा क्या होती है, x अक्ष के समानांतर रेखा होती है। तो ये सदैव क्या होती है, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो y बराबर कुछ भी दिया है तो ये x एक्सिस के पैरेलल या इसके समानांतर एक रेखा को व्यक्त करती है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री या समकोण होता है, दो समकोण के बराबर होता है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूर्व कोण या कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जब दो एंगल है उनका योग सम है, वो 90 डिग्री होता है, तो वो एक दूसरे के पूर्व कोण या कम्प्लीमेंट्री एंगल, और उनका योग 180 डिग्री होता है, तो वो समपूर्व कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा लिखनी है। तो p बटे क्यू रूप की संख्या, p बटे क्यू रूप की संख्या, और इसमें ये लाइन आपको साथ में जरूर लिखनी है, जहाँ p और q तो पूर्णांक है, पूर्णांक हम इंटीजर, पूर्णांक कौन से होते हैं, इंटीजर, जीरो और प्लस माइनस कोई भी वैल्यू आती है वो पूर्णांक या इंटीजर कहलाते हैं। परंतु इसमें शर्त क्या है, नीचे जिससे डिवाइड करते हैं क्यू क्या है, परंतु क्यू ये दो लाइन बराबर बराबर का निशान लगा के इसको काट दो, इसका मतलब क्यू जीरो के बराबर नहीं हो। तो p बटे क्यू टाइप की संख्या है, जहाँ p और q पूर्णांक इंटीजर है और q जीरो के इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो इसके अंदर क्या है, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। 32 की पावर 1/5। अब देखिए जैसे 32 है, तो 32 को सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। पहले 2 से भाग दीजिएगा, 16 आ गया, 16 में 2 का भाग दिया 8 आ गया, 8 में 2 का भाग दिया 4 आ गया, 4 में 2 का भाग दिया 2 आ गया, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आ गया। 32 1 2 3 4 5, तो 32 क्या होगा, 5 बार, 2 5 बार आया तो 2 की पावर 5, और पावर होल पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आधार बेस जो होता है उसको नीचे लिख लीजिएगा और पावर होल पावर को मल्टीप्लाई गुणा कर दो, तो 5 से 5 घट गया, 2 की पावर 1, किसी भी संख्या की पावर 1 आती है तो वो मान हमेशा अपने पास में उसी के बराबर रहता है। और सर्व समीका x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला आपने 8th में भी पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला अपने पास इसके अंदर का 9th में भी आता है। तो पहली संख्या का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना है, प्लस है तो प्लस लगाना है, 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या होल स्क्वायर। वर्ग जो है स्क्वायर होता है हमेशा क्या होगा, वर्ग पहली संख्या और दूसरी संख्या चाहे प्लस की है चाहे माइनस की है, स्क्वायर दोनों का पॉजिटिव होता है, दोनों का वर्ग पॉजिटिव होता है। यहाँ बीच में माइनस की संख्या है तो माइनस लगाना है, प्लस की संख्या है तो अपने को प्लस लगाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या वाई, वाई का मतलब दूसरी संख्या, तो 2 गुना एक्स गुना 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 4 को गुणा किया तो कितना हुआ 8, 8x और प्लस 4 का वर्ग कितना होगा 16। ये आपका आंसर आ गया। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो जिसमें x की घात 1 होती है, सबसे बड़ी घात 1 होती है, तो वो इसके अंदर क्या कहलाता है, हमारे पास में रेखिक बहुपद कहलाता है। इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक घात वाला जो बहुपद होता है तो उसके अंदर क्या होगा, ये रेखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। एक्स अक्ष को कहा जाता है, तो एक्स अक्ष होता है वो इसके अंदर का, ये जो नीचे वाली एक्स एक्सिस होती है ये क्षैतिज एक्सिस कहलाती है। इसको ओरिजेंटल लाइन, ओरिजेंटल नंबर लाइन बोलते हैं। और वाई एक्सिस होती है वो इसके अंदर क्या हुआ, ये इसके अंदर क्या होगी, ऊर्ध्वाधर, ये वर्टिकल नंबर लाइन कहलाती है। तो एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, क्षैतिज अक्ष या ओरिजेंटल नंबर लाइन, और वाई एक्सिस होता है वो क्षैतिज या अपने पास का, ये अपने पास वर्टिकल नंबर लाइन को व्यक्त करती है। बिंदु 40 कौन से अक्ष पर स्थित है, तो अभी आप लोगों को मैंने बताया था, अगर किसी पॉइंट का अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो बिंदु हमेशा क्या होता है, एक्स अक्ष के ऊपर स्थित होता है। वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वाई अक्ष पे हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये इसके अंदर एक्स अक्ष लिखेंगे इसमें। दो चर वाले रेखिक समीकरण को कहलाओगे, दो चर वाले रेखिक समीकरण कहलाओगे। आगे मैंने 4-5 क्वेश्चन है उनको अलग से इसके अंदर गए यहाँ पे पेज पे किया है, ये भी आप लोगों के साथ में देखिए शेयर करता हूँ। तो अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु, दो रेखाएं कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो वो इसके अंदर क्या होता है, मूल बिंदु या ओरिजिन कहलाता है। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे जो बनते हैं वो क्वेश्चन मैंने साथ साथ लिए। तो मूल बिंदु जो है ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट 0,0 और छोटा ब्रैकेट आएगा, ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। अब देखिए एक्स अक्ष वाई अक्ष लिखी है मैंने, तो एक्स अक्ष से ये जो पॉइंट अपने को कोई भी पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट से एक्स अक्ष के ऊपर वाई अक्ष के ऊपर परपेंडिकुलर लंब डाल लीजिएगा। तो एक्स अक्ष के ऊपर ये लंब डालेंगे तो ये मूल बिंदु से ओरिजिन है उसे एक्स अक्ष की ये जो दूरी होती है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे इस पी पॉइंट से एक्स अक्ष के ऊपर लंब पी एम डाला है, वाई अक्ष पे लंब है वो नहीं इसके अंदर पी एम डाला है, तो वो जो मूल बिंदु ओरिजिन है उससे
इस पॉइंट एम की दूरी जो होती है उस पॉइंट पी के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होती है, तो ये एक्स के बराबर होगी, और ये जो दूरी होती है वो वाई के बराबर होती है, ये वाई एक्सिस से दूरी। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इस पॉइंट पी की एक्स एक्सिस दूरी। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, इस पर एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी है वो तो इसके वाई कोऑर्डिनेट की इक्वल होती है, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, कोटी या ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये पॉइंट है उसकी एक्स एक्सिस से दूरी है, तो एक्स एक्सिस से दूरी है उसके अंदर क्या होगी, ये तो वाई कोऑर्डिनेट की इक्वल है, और वाई एक्सिस ये है तो वाई एक्सिस से जो दूरी है उसके एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वल है, और एक्स कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, भुज या एब्सिसा बोलते हैं। तो किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो दूरी है उसके वाई कोऑर्डिनेट की इक्वल होती है, और वाई एक्सिस से जो दूरी होती है उसके एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वल होती है। किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका भुज या एब्सिसा कहलाता है, और किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है उसकी कोटि या ऑर्डिनेट कहलाती है। ये अपने को ध्यान रखने की चीज़ है। तो किसी बिंदु पी एक्स वाई का एक्स निर्देशांक उसका भुज या एब्सिसा कहलाएगा, और वाई निर्देशांक होता है उसकी कोटि या ऑर्डिनेट कहलाती है। और निर्देशांक ज्यामिति का एक बार पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, इसके जनक तो यूक्लिड है, उसके जनक है, तो ये इसके अंदर क्या है, इसके जनक है, इसके फाउंडर जो है वो उसके अंदर का जनक, ये यूक्लिड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के जनक। किसी बिंदु 2 3 की एक्स एक्सिस से दूरी, तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी है उसके वाई कोऑर्डिनेट की इक्वल होती है। एक्स एक्सिस से दूरी है उसके वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3, तो 3 के इक्वल होगी। बिंदु अपने पास क्या 5 और 4 दे दिया, उसकी वाई एक्सिस से दूरी पूछी है तो इसके अंदर क्या हुई, इसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है। ये क्वेश्चन मैं पहले आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ। अब आगे देखिए, इसमें पहले मैं छोटे क्वेश्चन है उसके अंदर का इसके अंदर एक साथ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, फिर इसके बाद में इसके अंदर बड़े क्वेश्चनों की क्लास है उसके अंदर के लेट ओवर्स तक बढ़ा के, और कल आप लोगों के साथ में संडे को आपको शेयर कर दूंगा। सबसे अधिक बार आने वाला जो अपने पास इसके अंदर प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन होता है, तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है उसका मोड या बहुलक कहलाता है, ये अपने को सबको पता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकताओं का किसके बीच में होती है, तो प्रायिकता अपने पास इसके अंदर क्या हमेशा इसके अंदर क्या 0 से 1 के बीच में होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है, और इसमें 0 और 1 इसमें सम्मिलित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 0 और 1 के बीच में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 0 और 1 इसमें सम्मिलित है, अर्थात कोई भी घटना अगर ये है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, पी ए, पी ए का मतलब पी का मतलब प्रोबेबिलिटीज होता है। तो ये घटना जो होती है तो पी ए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 और 0 से बड़ी, 1 और 1 से छोटी होती है। तो इस तरह के इसके अंदर के ये छोटे क्वेश्चन है, इसके अंदर किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। कुछ इसके छोटे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर और बनाए, ये देखिए आप लोग। अब देखिए, ये तो पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ। दो ज्ञात राशियों के अंदर का ये जो रेखा होगी वो हमेशा एक सररेखा को निरूपित करती है, और इसके अंदर का इस पे कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप में अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अब एक क्वेश्चन देखिए इस तरह का इसके अंदर पूछा गया था, जो उसके अंदर पेपर में था उसको मैंने अलग से इसके अंदर कुछ उससे मिलते जुलते क्वेश्चन उसके अंदर के साथ में इसमें नोट किए ताकि आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। एक बिंदु है, आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक बिंदु है, तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। ये एक बिंदु अपने को जैसे दे रखा है और एक अन्य बिंदु दे रखा है, तो इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे तो सिर्फ एक ही रेखा इसके अंदर क्या खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक बिंदु, जैसे ये अपने को दे रखा है, एक अन्य बिंदु पर एक अन्य बिंदु तक कितनी रेखाएं, तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सिर्फ इसके अंदर रेखा क्या है, एक रेखा सीधी खींची जा सकती है। तो इसके अंदर क्या कितनी सरलेखाएं या कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, आंसर क्या लिखेंगे, अपने एक लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो पेपर के अंदर क्या ये भी पूछा गया है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे कोई बिंदु दे दिया है, तो एक बिंदु अपने को दे रखा है, तो पहले तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु दिया है तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। परंतु सिर्फ आपको एक ही पॉइंट दिया है, तो एक पॉइंट से तो अपने पास इसके अंदर क्या मर्जी है उतनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं या इनफाइनाइट लाइन्स अपनी खींची जा सकती हैं। अब देखिए एक इसके अंदर का ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर क्वेश्चन ज़्यादातर बार बार पूछे जाते हैं, ये अलग अलग पेपरों में इस तरह के जो क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर के एक साथ इसके अंदर के नोट किए, जितने भी क्वेश्चन इसमें पॉसिबल बनने संभव है। तो एक सरलेखा उस पर कितने बिंदु है, अगर एक सरलेखा पर कितने बिंदु है तो वो बिंदु क्या कहलाते हैं, सरेख बिंदु या समरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। अगर एक सरलेखा पर जितने भी बिंदु है ये सारे बिंदु सरेख बिंदु या समरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं।
तो 3 सरेख बिंदु या 3 से ज़्यादा सरेख बिंदु दे दिए, तो इसके अंदर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो सारे बिंदु अगर एक सरलेखा में स्थित हैं तो इनको मिलाने से अपने पास सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। तो केवल एक रेखा इसके अंदर खींची जानी अपने पास में संभव है। और अगर तीनों बिंदु है इसके अंदर क्या होगा, अब अगर 3 बिंदु है या 3 से ज़्यादा बिंदु अगर सरलेखा में स्थित नहीं है, एक सीधी रेखा में स्थित नहीं है, तो उनको असरेख बिंदु बोलते हैं, नॉन को लीनियर। तो इसने कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, 3 बिंदु जैसे दे दिए, तो 3 बिंदु जैसे अपने पास इसके अंदर के दे दिए, एक पॉइंट अपने को ये दे दिया, एक पॉइंट अपने पास ये दे दिया, एक पॉइंट अपने पास ये दे दिया। तो तीनों बिंदुओं को मिला के तो अपने पास एक रेखा खींच नहीं सकते। तो इसके अंदर क्या हुआ, हमेशा आप लोगों को पता है कि इसके अंदर का कोई भी रेखा खींचनी है तो इसके अंदर आपको 2 पॉइंट पता होना चाहिए। तो 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखा आएगी, इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो एक रेखा आएगी, इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो इसके अंदर एक रेखा आएगी। तो 3 बिंदु दे रखे हैं तो इनके अंदर क्या 2-2 बिंदुओं को मिला के आप लोग को इसके अंदर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, 3 रेखाएं खींची जा सकती है। तो ऐसा रेखा में जो सरलेखा में, तो उन बिंदुओं से तो इसके अंदर क्या होगा, मिलाने पर क्या एक रेखा खींची जा सकती है। और 3 ऐसे रेखा में जो बिंदु सरलेखा में नहीं है, तो सरलेखा में होते हैं उसको सरेख या समरेख या कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। और जो सरलेखा में नहीं होते हैं वो असरेख बिंदु या नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। तो इनसे अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 2-2 बिंदु लेके अपने पास के मिलाएंगे तो इसके अंदर के 3 बिंदुओं से इसके अंदर के 3 रेखाएं खींची जानी संभव है। समकोण की रचना करने के लिए इसके अंदर के कर्ण के अलावा क्या आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से भी एक बार पूछा गया था। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा अन्य दोनों कोण जो कर्ण भुजा के साथ जुड़े हैं, जो हाइपोटेन्यूज के साथ में जुड़े हैं, उनका योग 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये कुछ पुराना पेपर है 19-20 का, ये जो पुरानी बुक हुआ करती थी उसमें वैदिक मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री हुआ करती थी, वो इसके अंदर है नहीं। उसमें कुछ अलग टाइप के से क्वेश्चन है, वो आप लोगों के साथ में और शेयर करने जा रहा हूँ। इस टाइप के अलग से मैंने क्लासेस बनाई है, उनके अंदर तो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया 6√7 को 2√7 से गुणा करना है। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले जिन संख्याओं में रूट नहीं है, वर्गमूल नहीं है, उनको पहले गुणा कर दीजिएगा। फिर इसके अंदर क्या जो वर्गमूल वाली जो संख्या है, रूट वाली संख्या, उनको आपस में गुणा कर दीजिएगा। तो 6 × 2 एक जैसी संख्या अगर वर्गमूल की है तो इन दोनों को आपस में गुणा करके और इसके अंदर का वर्गमूल हटा देंगे। तो 6 को 2 से गुणा किया तो इसके अंदर कितना होगा 12, 12 को 7 से गुणा किया 84। अब इसी टाइप से यहाँ पे ये जो व्यंजक अपने को दे रखे हैं पोलिनोमियल, उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के इंटू के अंदर कितना है 5 है, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे अपने पास से 5 लिख देंगे। इसका सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए इसमें एक्स क्यूब एक्स और कांस्टेंट टर्म दी है, जिसमें एक्स का पद नहीं होता है उसको अचर पद या कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो यहाँ पे देखिए 7 - 11x, और एक्स स्क्वायर की टर्म अगर नहीं दी है तो एक्स स्क्वायर को 0 से गुणा करके इसके अंदर प्लस कर दीजिएगा और प्लस एक्स क्यूब। जो टर्म नहीं दी है इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो इसके अंदर कितना हो जाएगा अपने पास क्या 0 हो जाएगा, इसका 0 आंसर आ जाएगा। अब 70 डिग्री का पूर्ण कोण कप्लीमेंट्री एंगल पूछा है, तो 180 में से 70 माइनस करेंगे जब तो क्या होगा अपने पास इसके अंदर का पूर्ण कोण आएगा। यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये पूर्ण कोण पूछा गया है, पूर्ण कोण पूछा गया है तो 90 डिग्री में से माइनस करना है। तो 90 डिग्री में से माइनस करेंगे तो वो इसके अंदर क्या होगा, तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, वो ऑफिस इसके अंदर का 20 डिग्री इसका आंसर आएगा। और संपूर्ण कोण अगर पूछा जाता है, यहाँ पे पूर्ण की जगह संपूर्ण कोण पूछा जाता है, तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री। तो पूर्ण कोण अगर अपने को पूछा जाता है तो 70 डिग्री का पूर्ण कोण अगर पूछा जाता है तो 90 में से 70 माइनस करके 20 डिग्री आंसर लिखेंगे। और अगर अपने को संपूर्ण कोण पूछा जाता है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर का ये गलत किया हुआ है, तो इसके अंदर अगर अपने पास संपूर्ण कोण अगर पूछा जाता है तब तो 180 में से 70 माइनस करेंगे। किसी भी कोण का संपूर्ण कोण सप्लीमेंट्री अगर एंगल पूछा जाता है तो इसको 180 में से माइनस करेंगे। और अगर पूर्ण कोण पूछा जाता है तो 90 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 70 डिग्री का पूर्ण कोण पूछा है, तो इसलिए अपने पास इसके अंदर का ये जो अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन इसके अंदर का इसका गलत होगा। तो 180 में से 70 तो तब करना है जब अपने को 70 डिग्री का संपूर्ण कोण सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाता है, और पूर्ण कोण पूछा जाता है तो इसके अंदर 90 में से माइनस करना है। तो ये लगभग हर साल के पेपर के अंदर का ये देखिए ये क्वेश्चन के अंदर का पूछा जा रहा है। एक अष्टभुज है जिसके अंदर 8 भुजाएं होती है, तो वो उसके सभी अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स है उनका योग बताना है। तो अपने पास का अगर बहुभुज की भुजाएं पॉलीगन है, उसकी जो साइड है उसके अंदर के कितनी भी है, तो उसके जो अंदर की तरफ कोण बनते हैं वो उसके अंतःकोण ये इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और उनके सम का इनका योग का फार्मूला होता है n - 2 फिर ब्रैकेट बंद इंटू 180 डिग्री।
n-2 गुणा 180 डिग्री। अष्टभुज के अंदर भुजाएं कितनी होती है? 8 होती हैं, तो n की जगह 8 लिख दीजिएगा। तो 8-2 गुणा 180 डिग्री, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1080 डिग्री आ जाएगा। क्या किसी चतुर्भुज के सभी कोण समकोण हो सकते हैं? तो इसके अंदर आयत या वर्ग अगर आता है तो उसके सभी कोण क्या होते हैं? समकोण हो सकते हैं। 90 डिग्री कोण होता है उसको समकोण या राइट एंगल बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या ये समूह है, क्योंकि इसके सभी कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के सभी कोण क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज को बोलते हैं। तो उसके सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो 90 को 4 बार जब प्लस करेंगे तो क्या होगा? 360 आ जाएगा। अभी क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ये 1 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके अंदर का यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये त्रिभुज ABC दिया है अपने को, समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और बी कोण अपने पास इसके अंदर का 58 डिग्री दिया है। समबाहु त्रिभुज, ये क्वेश्चन इसके अंदर का प्रिंटिंग के अंदर का ये मिस्टेक हुई है। इसमें अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तीनों भुजाएं बराबर होती है तो वो इसके अंदर का समबाहु त्रिभुज होता है। तीनों भुजाएं बराबर होती है तो वो समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। और त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर होती है तो इसका प्रत्येक कोण होता है वो इसके अंदर का 60 डिग्री होता है। ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। तो समबाहु, ये त्रिभुज ABC में दो भुजाएं बराबर है, बी कोण अपने पास 58 डिग्री दिया हुआ है, ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे मैंने नीचे की तरफ क्वेश्चन है उसके अंदर का ये हल किया है। तो एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये त्रिभुज बनाया ABC, AB भुजा AC के बराबर दी हुई है और बी कोण अपने पास 58 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो नियम बता रहा हूँ, ये जो रूल है वो सिर्फ ट्रायंगल के लिए ही लागू होता है, त्रिभुज के लिए ही लागू होता है। तो त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो तो इन बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ये नियम सिर्फ त्रिभुज के लिए ही लागू होगा, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर है तो इन बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण बी है, उसके सामने की भुजा ये AC है, तो इसका इस भुजा के ये भुजा बराबर दी हुई है, तो इसलिए इसके अंदर का ये कोण अगर 58 है तो ये कोण भी अपने पास इसके अंदर क्या होगा? 58 होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो AB AC के बराबर है तो कोण C और B क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। और ये कोण 58 है तो ये कोण भी 58 हो गया। और त्रिभुज है उसके अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसके इंटीरियर एंगल या अंतःकोण कहलाते हैं। और इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। कोण A की जगह मैंने कोण A लिख लिया। इसको अगर x लिखना चाहो तो आप x भी लिख सकते हैं। B की जगह 58, C की जगह 58 लिख दिया। तो 58 को प्लस करेंगे तो 116 डिग्री। तो A प्लस 116 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण A बराबर A बराबर कितना हो जाएगा? 180, 180 डिग्री और 116 डिग्री जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका निशान क्या चेंज हो जाता है? 180 में से 116 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर है उसके अंदर के 64 डिग्री अपने को प्राप्त हो जाता है। अब इस टाइप से देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है पुराने सिलेबस में था, वो उसके अंदर का वेट प्रेजेंट जो बुक है NCERT की उसके अंदर है नहीं। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे दिया है, उसकी अपने पास 3 और से 5 इसकी बारंबारता पूछी है। अगर अपने पास ये कुछ मान दे दिए, आंकड़े जो बंटन है इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, इसमें 3 से 5 ये इंटरवल जो दिया है, अंतराल जो दिया है उसकी बारंबारता पूछी है। इसका मतलब इसमें 3 और 4 को शामिल करना है, 5 को शामिल नहीं करना है। 3 से 5 का जो अंतराल का मतलब अपने पास इसके अंदर का 3 और 4 शामिल करना है, 5 है वो अगले अंतराल में जाएगा। तो 3 और 5 को देखिएगा, इसमें 5 को शामिल नहीं करेंगे। 3 और से 5 का मतलब 3 और 4 पॉइंट कुछ है तो इसमें शामिल होगा। 5 को इस अंतराल के अंदर कुछ इस इंटरवल के अंदर शामिल नहीं करते। 3 को शामिल करेंगे, 4 को शामिल करेंगे, 3 पॉइंट कुछ है उसको शामिल करेंगे, 4 पॉइंट है उसको शामिल करेंगे, 5 को शामिल नहीं करेंगे। तो ये जो मान अपने को दे रखे हैं इसमें 3 और 4 देख लीजिएगा। तो 3 और 4 है उसके अंदर कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो अपने 3 और 4 जो क्लास इंटरवल है, ये वर्ग अंतराल जो है 3, 5, तो इसकी बारंबारता ये फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो अपने पास इसके अंदर का 4 अपने को प्राप्त होती है। तो इस टाइप से इसके अंदर के इसकी कुछ छोटे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ में इसके अंदर के शेयर किए। और इसके अंदर कुछ इसके जो अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं उनकी एक क्लास से इसके अंदर क्या हुआ ये इसके अंदर के लेट आवर्स में बढ़ा के आप लोगों के साथ में कल मैं और शेयर करूँगा। और कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन के अंदर आते हैं वो उसके अंदर क्या होगा ये आप लोगों के साथ में इसके अंदर के मैं आपकी जल्द से जल्द इसके अंदर के कल दोपहर तक या शाम तक आपके साथ में शेयर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो इस क्लास को अपने पास इसके अंदर के सभी साथियों के साथ में आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि अपने साथियों के साथ में शेयर करेंगे। नियर जितने भी इसके अंदर अपने पास इसके अंदर बच्चे हैं उन सबके साथ में, कक्षा 9 के बच्चे हैं उनके साथ में शेयर कीजिएगा। और शिक्षक साथियों से भी इसके अंदर के मैं बार बार इसके अंदर के सहयोग की अपेक्षा करूँगा।
और इसके अंदर क्या उन्होंने मेरा इसके अंदर क्या हर कक्षा के अंदर क्या भरपूर सहयोग दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनके अंदर क्या उनका आभारी रहूँगा। और इसके अंदर छात्र हित के अंदर क्या है उनके साथ में इसके अंदर ये अपने पास इसके अंदर इस क्लास को जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में अब मैं विदा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट।